पहले 5 लेक्चर में दम लगाना है, ईमानदारी रखना। 5 लेक्चर घर जाके पढ़ना है। आज होमवर्क मिलेगा, होमवर्क ईमानदारी से करना। 10 सवाल मिलेंगे, हो सकता है 4 हो, 2 हो, 6 हो। कहीं मत घबराना, जो हो जाए उस पे तो खुश हो जाना, ये तो मैं पहले से आता था। जो नहीं है उस पे मेरा नाम लिख देना कि सर अभी पढ़ा नहीं पा रहे हैं, सर को भी और आवश्यकता है अनुभव की। ठीक है, तो आप चिंता मत करना। जो नहीं है उस पे मेरा नाम, उसकी जिम्मेदारी मेरी। जो हो जाए उसको टिक लगाना है। बोलो सही है क्या? ईमानदारी से सारे सवाल करके लाने हैं। अपन आगे बढ़ रहे हैं। रिफ्रैक्शन क्या था? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने वेलोसिटी में सडन चेंज आता है। लाइट की इस घटना को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। ठीक बात है। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट है। आज का होमवर्क लिख लें। आज का होमवर्क है ईएलपी नंबर 1 पूरी। अभी मिल जाएगी? चलो कोई बात नहीं, नहीं ईएलपी 1 पूरी। प्रश्न करेंगे तभी बच पाएंगे, ये सच्चाई है। आप ईमानदारी से रखिए। हमारे पास कोई ताबीज नहीं है। मेरा सगा छोटा भाई भी पढ़ता तो मैं उसको इसी अंदाज में पढ़ाता, कॉन्सेप्ट पढ़ो सवाल करो, कॉन्सेप्ट पढ़ो सवाल करो। कोई वास्तव में ताबीज है ही नहीं, कोई जादू टोना है ही नहीं कि सीधा ताबीज पहना दिया, ले भैया तेरी ऑप्टिक्स तैयार। ऐसा वास्तव में कोई शॉर्टकट, कोई जुगाड़ नहीं आया है। आप भी इतने समझदार हैं, आप भी इस बात को मानते हैं कि हाँ सर, कोई सीधी तो गोली नहीं है कि टैबलेट खा लिया और ऑप्टिक्स तैयार हो गई। क्या बात मानते हैं? प्रैक्टिस करेंगे, गलत होगा सही होगा, धीरे धीरे सब बढ़ेंगे, अच्छा हो जाएगा। बोलो ओके है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। लिखिए कॉन्सेप्ट। बहुत आराम से पढ़ना, बिल्कुल आपसी बातचीत बिल्कुल नहीं, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो, मजा आ जाएगा। नॉर्मल इंसिडेंस। अगर लाइट नॉर्मल के अलोंग आएगी पीछे वो पर्दा लगा देना हल्का सा रिफ्लेक्शन। चलो, अगर लाइट नॉर्मल के अलोंग आएगी तो क्या होगा? डायग्राम मैंने आपको कहा था ये 50 बार बनेगा। ये बाउंड्री, ये नॉर्मल, ऊपर मीडियम 1, नीचे मीडियम 2, और लाइट आ रही है नॉर्मल के अलोंग, मतलब नॉर्मल पर ही आ रही है। प्रश्न ये है कि अगर लाइट नॉर्मल के अलोंग आएगी तो कहाँ जाएगी? सीधी चली जाएगी, थोड़ी लेफ्ट मुड़ेगी, राइट जाएगी? इस पे हम चर्चा करना चाहते हैं। हेडिंग आप देखिए आराम से। अगर लाइट नॉर्मल के अलोंग आएगी तो क्या होगा? सबसे पहला कंफ्यूजन, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 90 या 0? कई बच्चे 90 बोलते हैं जो कि गलत है। क्योंकि आप देखिए, बार बार इस बात को दिमाग में बैठाइए, सारे एंगल नॉर्मल से नापे जाते हैं। जब लाइट नॉर्मल के ही अलोंग आ रही है तो नॉर्मल से एंगल कितना हुआ? 0। पहली कॉन्सेप्ट, आई 90 नहीं है, आई 0 है। 40-50 बार सुनकर इस बात को दिमाग में बैठा लें, पूरे रे ऑप्टिक्स में एंगल सदैव नॉर्मल से नापे जाते हैं। जब लाइट नॉर्मल के अलोंग आएगी तो एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। ठीक है सर। अब मुझे कुछ नहीं पता चल रहा, स्नेल्स लॉ, रियल हीरो है स्नेल्स लॉ। मैंने आपको सिखाया, रोज सिखाऊंगा। ऊपर का म्यू, ऊपर का एंगल, नीचे का म्यू,
नीचे का एंगल आर हमें नहीं पता, यही हमें फाइंड करना है। म्यू 1 आई कितना है बताइए, 0 साइन आर, तो म्यू 1 साइन 0 0, म्यू 2 साइन आर, म्यू 1 को 0 से करेंगे, 0 बराबर म्यू 2 साइन आर। ध्यान से देखिए, इस एक्सप्रेशन को 0 के बराबर होना है, या तो म्यू 2 को 0 होना चाहिए या साइन आर को 0 होना चाहिए। म्यू 2 कैन नॉट बी 0 बिकॉज म्यू 2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हर मीडियम का कुछ ना कुछ एक डेफिनेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, मतलब म्यू 2 0 नहीं है, अर्थात साइन आर को 0 होना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। साइन आर को 0 होना पड़ेगा, साइन आर 0, और साइन की वैल्यू 0 कब होती है, 0 डिग्री पर। इम्प्लाइज आर कितना आया, 0। आर 0 का क्या मतलब हुआ, लाइट बिना मुड़े सीधी चली जाएगी। अब ये नाटकबाजी बार बार नहीं करनी है, सीधा परीक्षा में याद रखना है। अगर लाइट नॉर्मल के अलोंग आएगी, अगर लाइट नॉर्मल के अलोंग आएगी तो बिना मुड़े सीधी चली जाएगी, बार बार स्नेल्स लॉ लगाने की आवश्यकता नहीं है। देख लीजिए, क्या बात ओके है, नोट कर लीजिए। तो एक बार एक्सप्लेन करके रख लिया, अब भले इसको रिवाइज करना हो, शॉर्ट नोट्स बनाने हो, कहीं इसकी आवश्यकता नहीं है, ये एक बार समझना होता है। अब इस बात को हमेशा याद रखेंगे, शॉर्ट नोट में भी यही बात जाएगी सीधी, अगर नॉर्मल के अलोंग आओगे तो बिना मुड़े सीधे चले जाओगे, बार बार स्नेल लॉ लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। नॉर्मल के अलोंग जो लाइट आएगी वो बिना मुड़े सीधी चली जाएगी। बताइए बढ़े क्या आगे। अब इस पे 2-3 सवाल करके देखो ताकि ये बात दिमाग में सेट हो। ये तो कॉन्सेप्ट है, अब इस कॉन्सेप्ट को जब सवालों में लगाओगे तब मजा आएगा। ये तो याद कर लिया, पर ये कोई पूछेगा थोड़ी ना, बायो थोड़ी ना है। बायो में तो क्या होता है, सीधा प्रश्न थ्योरी वाले पूछे जाते हैं, टिक लगाना पड़ता है। पर यहाँ तो एप्लीकेशन आती है, कोई आपसे स्नेल लॉ नहीं पूछेगा, स्नेल लॉ पे आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। ये तो कॉन्सेप्ट है जो आपने समझ लिया कि लाइट नॉर्मल के अलोंग आएगी तो बिना मुड़े सीधी चली जाएगी। अब इसको 3 बार अलग अलग प्रश्नों में लगा के देखिए ताकि ये कॉन्सेप्ट एकदम से दिमाग में सेट हो जाए। लिखें पहला क्वेश्चन आज का, कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द light ray time taken by the light ray to cross the slab. Time taken by the light ray to cross the slab. Slab, SLAB, slab.
देखें, सवाल का सॉल्यूशन मत छापो, अप्रोच डेवलप करो, धीरे धीरे अप्रोच की बात करो, काटा कूटा चलने दो, बैठने से हल नहीं होगा। अब जैसे लाइट चल रही है ना, लाइट के साथ चल चलो, जैसे लाइट जा रही है उसके साथ हो चलो, कोशिश करो। बाहर क्या है? एयर। अंदर कौन है? ग्लास। सबसे पहले बाउंड्री बनाओ। क्या ये बाउंड्री होगी? क्या क्या होता है बाउंड्री? दो मीडियम को सेपरेट, इधर हवा इधर ग्लास। आज तक आपके बाउंड्री ऐसी थी क्योंकि ऊपर हवा और नीचे ग्लास थी। आज आजू बाजू है तो बाउंड्री ऐसी बनेगी, इधर हवा इधर ग्लास। बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल फंडामेंटल, छोटी छोटी बातें समझो। सबसे पहले बाउंड्री खींची, अब क्या खींचेंगे? नॉर्मल। नॉर्मल हमेशा बाउंड्री के 90 डिग्री पर, ये नॉर्मल। अब खुद चिल्लाओ, क्या लाइट नॉर्मल के अलोंग आ रही है? अगर नॉर्मल के अलोंग आएगी तो बिना मुड़े, बिना मुड़े सीधी चली जाएगी। बताओ स्लैब के अंदर कितना चली? 4 सेंटीमीटर। आप कहोगे सर इसमें क्या, 4 तो दिख ही रहा है। भाई हर बार 4 नहीं चलेगी। अगर यही स्लैब में लाइट किसी एंगल पर आती तो रिफ्रैक्ट होकर ऐसे जाती। अब बताओ, क्या ये 4 चली या 4 से ज्यादा? तो हर बार वो 4 चलेगी ऐसा कोई जरूरी सिर्फ तभी संभव है जब वो कैसी आएगी? नॉर्मल के अलोंग। यही तो कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा। दिमाग में इस बात को रचा लो, बसा लो कि जब जब नॉर्मल के अलोंग आओगे तो बिना मुड़े सीधे चले जाओगे। ये लाइट आई और बिल्कुल सीधी चली गई। बताइए कितना चला? 4। अब मुझे पूछा गया टाइम बताओ, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सोचना सीखो। तुम सॉल्यूशन नोट करना जानते हो, सॉल्यूशन नोट करने से कुछ नहीं होगा भाई। सोचना है कि देखो सर टाइम पूछा, आशीष सर टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आशीष सर डिस्टेंस मिल जाए, स्पीड मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। इस तरह की बातें करनी पड़ेंगी भाई। अपन सीधा बस बैठे रहेंगे थोड़ी ना होगा। दिमाग को मतलब नसों को चलाना पड़ेगा। यार टाइम के लिए क्या चाहिए? डिस्टेंस चाहिए और स्पीड चाहिए। सर डिस्टेंस तो मिल रही है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। कभी भी काम सेंटीमीटर में नहीं करना, नोट लगा लिया। कभी भी न्यूमेरिकल सेंटीमीटर में नहीं करना है। सेंटीमीटर से मीटर में बदलने का तरीका, 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻⁻² मीटर। तो इतनी छोटी बात सिखाओगे? हम 12वीं क्लास में पढ़ते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे नहीं मतलब है कि 8वीं 9वीं 10वीं में क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, 11वीं में कितना पढ़ा। अपन तो सारी बातें जीरो से सीखेंगे, हर बात जीरो से सीखेंगे। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने का तरीका, 10⁻⁻² से गुणा करना पड़ेगा। देख 10 इंटू -2। अब क्या चाहिए मुझे? स्पीड। तो स्पीड तो सर फिक्स है, 3 × 10⁸ ना। 3 × 10⁸ किसमें होती है? वैक्यूम में। ये वैक्यूम नहीं है, ये कोई ग्लास स्लैब है। तो आइए, म्यू बराबर C/V। बोल दीजिए 3 बार, म्यू बराबर। बोल दीजिए 3 बार, म्यू बराबर, म्यू बराबर। म्यू दे रखा है 3/2। C 3 × 10⁸। 3 से 3 कैंसिल, V आ गया 2 × 10⁸। ये क्या आ गई बताओ? वेलोसिटी। रख दो, ये कटा 2, 8 ऊपर जाएगा, -2 पहले से था, -8 और जाएगा। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। 8 और 2 10। काम करना सीखे, काम करने का अंदाज सीखे कि यार सर कितना सिस्टमेटिक कर रहे हैं।
अपन नहीं कर सकते क्या? क्यों नहीं कर सकते? अलग से स्पीड निकाली, फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुट करी, 8 ऊपर गया, -8 हो गया, -8 और -2 मिलके कितना बन गया? -10। आप भी सीखोगे, हो जाएगा। मन की बात होती है, इच्छा। अगर इच्छा करेगी ना पढ़ने की, भाई सब संभव है। बोलिए, क्या ये सवाल ओके है? तो क्या कॉन्सेप्ट लगा बताइए? अगर नॉर्मल के अलोंग आओगे तो बिना मुड़े सीधे चले जाओगे। एक क्वेश्चन और करके देखेंगे, अगला लिखें। कैलकुलेट द time taken by the light ray to cross the slab। खुद करिए, बिल्कुल वही सवाल है। अब मैंने वैल्यू ना देकर स्टैंडर्ड सिंबल दे दिए हैं। खुद करिए। आसान करो, प्रश्न करो। गलत होगा भाई, 50 बार गलत होगा, मैं कह रहा हूं ना खड़े होकर। पर 50 बार गलत करने का करेज होना चाहिए, तब सीख जाएगा सवाल करना। इसलिए घबरा मत। सोच, अप्रोच बना, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कहां से लाऊं, स्पीड कहां से लाऊं? सोचना, मैं खड़ा हूं ना तेरे साथ यहां पर। चिंता क्यों कर रहा है? सब अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल परेशान मत हो। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आइए फिर 5वीं बार बोल रहा हूं, अब दिमाग में एकदम छप जाना चाहिए। अगर लाइट नॉर्मल के अलोंग आएगी, बिना मुड़े सीधी चली जाएगी, तो बताओ स्लैब के अंदर वो कितना चली? टी। स्पीड कहां से लाओगे? फॉर्मूला लगाओ, म्यू बराबर सी बाय वी। यहां से स्पीड चाहिए वी, सी बाय म्यू। स्पीड आ गई सी बाय म्यू। तो बताइए टाइम कम्स आउट टू बी म्यू टी बाय सी। बोलिए। सोच समझ के करो, म्यू ऊपर आएगा या नीचे आएगा। जल्दबाजी में गलतियां कर देते हैं अपन। सोच समझ के करो, एंजॉय करो सब्जेक्ट को। हमेशा सिलेक्शन, रैंक, नंबर, इसके बारे में मत बोझिल बनो। अपने तो सब्जेक्ट जो पढ़ाया जा रहा है उसको एंजॉय करो। सर इसको सीखते हैं, ऐसा सिखाओ कि सर कोई भी किताब पढ़ूं तो मेरे सवाल सॉल्व होना चाहिए। क्या ये संभव है या नहीं, आप बताओ। अगर संभव है तो मेहनत की जा सकती है ना, कि यार मैं कोई भी मटेरियल खोलूं, आसपास इतने इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, मैं किसी का भी मटेरियल खोलूं, अगर उसमें ऑप्टिक्स का सवाल है तो मेरे से बनना। यार इस लेवल पे मेहनत करना भाई। कोई नीट का पेपर अपने अनअकैडमी के मॉड्यूल में से थोड़ी ना आएगा, अनअकैडमी की ईएलपी में से थोड़ी ना आएगा भाई। तो सब्जेक्ट सीखना है कि यार मैं हॉस्टल में किसी दूसरे का भी मटेरियल देखूं, यार मुझसे सवाल बनना चाहिए। इस लेवल पे मेहनत कर भाई, और तैयार हो सकता है। मैं आपको कितने बच्चे दिखा सकता हूँ, अभी मास्टर प्रो में बैठे हैं, 170 175 फिजिक्स में आए, पर
कहीं केमिस्ट्री में कमी हो गई, इस बार तो काटा कूटा ज्यादा ही हो गया। 630 640 वाले बच्चे बैठे हुए रिपीट कर रहे हैं। 640 पर सर कॉलेज ही नहीं मिल रहा है। कहीं बायो में लापरवाही कर दी, फिजिक्स बहुत अच्छी करी, 175 फिजिक्स में, 180 फिजिक्स में। तो संभव सब है। तीनों सब्जेक्ट बराबर पढ़ो, किसी एक सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करने से कुछ नहीं होगा। तीनों बराबर पढ़ो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो बराबर बराबर सभी विषय पढ़ने जरूरी है। चाहे पसंद हो या ना हो, कोई मायने नहीं रखता। अपनी पसंद से थोड़ी ना दुनिया चलेगी भाई, जो नियम है उससे चलेगी। तो इसलिए तीनों विषयों को बराबर पढ़ना जरूरी है। आंसर कितना आएगा बताइए? म्यूटी बाय सी। अगला लिखें। ये थोड़ा सा अच्छा दिमाग वाला सवाल है, नीट में आया हुआ है। इन द गिवन सिचुएशन, in the given situation, calculate the angle of emergence बोर्ड से देखिए, फ्रॉम सरफेस ए बी, जैसा मैंने ए बी लिखा है वैसा लिखिए, फ्रॉम सरफेस ए बी अब 2 बार कटेगा डायग्राम, तभी मजा आएगा, सीखेंगे तभी मजा आएगा। क्या तरीका है? रे के साथ दोस्ती कर लो, जैसे रे चल रही है वैसा चलना सीखो। देखो सर, ये रे आई, बातचीत करो ना। सर इधर एयर है, इधर प्रिज्म है, मतलब ये कौन हो गया? बाउंड्री। शर्म काय की है भाई, सीखने की इच्छा रखना। इधर एयर, इधर म्यू है, मतलब ये क्या हो गई? बाउंड्री। 90 डिग्री पे क्या होता है? नॉर्मल। ये नॉर्मल। अरे सर, ये तो लाइट नॉर्मल के अलोंग आ रही है, बिना मुड़े, बिना मुड़े सीधी चली जाएगी। यहां कुछ भी नहीं हुआ, बिना मुड़े सीधी चली गई। तो सर यहां से भी बाहर निकाल दो सर, क्या यहां से भी सीधा निकाल दें क्या बाहर? तो सर कैसे सोचें? जो फिजिक्स कह रही है वैसा सोच। क्या सोचूं सर बताओ, आप बताओ सर। इधर डेंसर, इधर एयर, सबसे पहले बाउंड्री। हाँ सर बाउंड्री बनाई सर। फिर सर क्या खींचूंगा? नॉर्मल। हाँ सर नॉर्मल खींचा। क्या ये नॉर्मल के अलोंग है क्या? नहीं सर, नॉर्मल से किसी एंगल पर है, इसका मतलब बाहर भी किसी एंगल पर जाएगी, और यही एंगल ऑफ इमरजेंस हमसे पूछा है। पहले चित्र बनाना सीख, उसको काट दे भले, कोई दिक्कत नहीं, वापस नया बना दे। नोट्स कोई नहीं देख रहा, दिमाग में आनी चाहिए बातें कि देखो सर वहां से कैसे निकली सीधी, वहां से क्यों निकली सीधी, पूरा वाक्य बोलना। नॉर्मल के अलोंग आओगे तो बिना मुड़े सीधे चले जाओगे, तो वहां से तो सीधा निकल गए। तो सर ए बी से सीधा निकल सकते हैं क्या? नहीं निकल सकते, क्योंकि जब आप ए बी पर इंसिडेंट हो रहे हो तो नॉर्मल के अलोंग इंसिडेंट नहीं हो रहे। अब क्या करें? स्नेल लॉ जिंदाबाद, स्नेल लॉ जिंदाबाद। अब एक बार बोर्ड पे देख, थोड़ी सी मैथ्स है, बोर्ड पे देख। ये 60, ये भी 60, इसे बोलते हैं कॉरेस्पॉन्ड।
वही लाइन है 60 60, ये 90, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180, 90 और 60 150, ये 30। अब इस पॉइंट पर क्या लगा दो, स्नेल लॉ। इस पॉइंट पे स्नेल लॉ लगा दो, चिल्लाओ। अंदर का म्यू, अंदर का एंगल, बाहर का म्यू, बाहर का एंगल, खत्म। स्नेल लॉ आना चाहिए। चैप्टर का यही रियल हीरो है। अंदर का म्यू, अंदर का एंगल, बाहर का म्यू, बाहर का एंगल। तो √3 sin 30 1/2, √3/2। √3/2 कब होता है बताइए, 60 डिग्री। नीट में आया हुआ सवाल है। बोलो, बनी क्या बात? एक बार वापस समझ लेते हैं, आ जाओ। दिक्कत क्या है? अपने बच्चे हो यार, एक बार और। दिक्कत क्या है? ये 60 डिग्री, ये √3, ये लाइट आ रही है 90 पर। चला जाए, एक बार और प्यार से समझ, बढ़िया। सवाल पूछा गया है कि आशीष सर, जब वो लाइट ए बी से निकलेगी तो बताओ कितने एंगल पर इमर्ज होगी। सबसे पहले बाउंड्री बना, क्या ये बाउंड्री है? बाहर हवा है, अंदर प्रिज्म है, ये बाउंड्री हो गई। फिर क्या खींच, नॉर्मल। नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री पर होता है। कोशिश कर, नॉर्मल हमेशा बाउंड्री के परपेंडिकुलर होता है। भोंदू थोड़ी ना बनना है, भोंदू बन के जीवन जियोगे क्या? भोंदू थोड़ी ना बनना है यार, चीजें सीखनी है। चीजें सीखो कि बाउंड्री बनाई, नॉर्मल खींचा, फिर बोलो लाइट नॉर्मल के अलोंग आ रही है, बिना मुड़े सीधी चली जाएगी, ये बिना मुड़े सीधी चली गई। फिर क्या खींचेंगे, वापस से बाउंड्री, ये बाउंड्री है, इससे 90 डिग्री पर क्या, नॉर्मल। अब बताओ क्या नॉर्मल के अलोंग है क्या? नहीं है, इसका मतलब रिफ्रैक्ट होगी किसी एंगल पर। अब एंगल देखो, मैं ये 60 है तो ये भी, ये 90 है तो ये, 90 और 60 150, ये 30, इसको मान लिया ई। अब स्नेल लॉ लगाओ, अंदर का म्यू, अंदर का एंगल, बाहर का म्यू, बाहर का एंगल। तो √3 sin 30 1/2, ई कितना, 60। बताओ, क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो अपन को ये बात समझ में आ गई। एक कॉन्सेप्ट सीखा, उस पर अपन ने 3 क्वेश्चन कर लिए। क्या कॉन्सेप्ट है? अगर लाइट, बात कर, आगे आ जा। हंसना तो है ही नहीं, बात करनी नहीं, आगे आ जा फर्स्ट बेंच पे, तुरंत आ जा। अलाउड है ही नहीं बातचीत, यहाँ आ जा। आगे आगे, अगली बार बात करेगा सीधा बाहर निकाल दूंगा। बस, वेरी गुड। क्या नाम है? मेरा नाम आशीष गुप्ता है। सही है। तो अगर लाइट नॉर्मल के अलोंग आएगी तो बिना मुड़े सीधी चली जाएगी। एक क्वेश्चन किया, 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन, मेरे हिसाब से बात समझ में आ जानी चाहिए। चले आगे, चलो अगला कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ो। लिखो, हैंग डालो। मीडियम सेपरेटेड बाय पैरेलल बाउंड्रीज, medium separated by parallel boundaries
डायग्राम बना लें। तीन अलग अलग मीडियम है, μ1, μ2, μ3, और जो इनको सेपरेट कर रही है वो बाउंड्रीज कैसी हैं आपस में, देखिए पैरेलल। क्या सीखना चाहते हैं वो बहुत ध्यान से देखना। एक बार पेन पेंसिल छोड़ो, समझो। तीन मीडियम आपको दिखाई दे रहे हैं, μ1, μ2 और इनके बीच में जो सेपरेशन है, जो सेपरेशन है वो बताइए बाउंड्रीज कैसी हैं, पैरेलल। आपस में सभी बाउंड्रीज कैसी हैं, पैरेलल। अब क्या होगा, क्या इसकी फिजिक्स है वो देखिए, मजा आएगा आपको। ये लाइट आई, सबसे पहले आपने क्या खींचा, और माना ये एंगल है I1, दूसरे मीडियम में गई, सीधी जाएगी या बेंड हो जाएगी, ये बेंड हो गई। ये I1 है, ये कुछ अलग होगा, माना कितना हो गया I2। फिर यहां पर क्या खींचा, नॉर्मल। सोचो ये I2 है, जूम करता हूं ताकि अच्छा समझ में आए, सोचना ये I2 है, तो क्या ये I2 होगा क्या? इसके पीछे कारण फिजिक्स नहीं है, मैथ्स है, 8वीं कक्षा की मैथ्स। ऑल्टरनेट एंगल, ये I2 है तो वो भी I2 होगा। अब लाइट वापस बाहर जाएगी और माना ये एंगल हो गया I3। सर मन किया ये I1, ये I1 क्यों नहीं लिखा, ये नहीं हो सकता, क्योंकि लाइट दूसरे मीडियम में चली गई है तो अपने पाथ से बेंड हो जाएगी। सर ये I2 है तो ये I2 क्यों नहीं हुआ, मीडियम बदल गया है, लाइट अपने पाथ से बेंड हो जाएगी। इस I2 से ये I2 क्यों हुआ, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल है, मैथ्स लगा दी, I2 सेम है। क्या हाँ है क्या? चलिए क्या सिखाना चाहता हूं बताता हूं। इस पॉइंट पर स्नेल लॉ लगाओ, बिंदास लगाओ। इधर का μ1, इधर का एंगल साइन I1, इधर का μ2, इधर का एंगल साइन I। कोई टेंशन नहीं है। चलो यहां लगा के बताओ, यहां इधर का μ2, इधर का एंगल साइन I2, उधर का μ3, उधर का एंगल साइन I। μ1 किसके बराबर है, μ2 sin I2, μ2 sin I2 किसके बराबर है, μ3। इन शॉर्ट क्या तीनों आपस में बराबर है, देख ले, ये इसके बराबर है μ2 sin I2, और μ2 sin I2 किसके बराबर है, μ3 sin I3। तो सर इससे आप क्या बताना चाहते हो? अब मैं जो अगला वाक्य बोल रहा हूं वो बड़ा खतरनाक है, कि अगर बहुत सारे मीडियम है और मीडियम की बाउंड्रीज पैरेलल हैं, तो आप डायरेक्ट कहीं से भी कहीं स्नेल लॉ लगाओ। जैसे मैं लगाना चाहता हूं पहले और तीसरे में, डायरेक्ट किसमें, पहले और तीसरे में। चल कोशिश कर लगाने की, पहले में बता, μ1 sin I1, डायरेक्ट आ जा इसमें μ3 sin I3, बता सही है या नहीं है, क्योंकि μ1 sin I1 किसके बराबर है, μ3 sin I3। तो इस थ्योरी से क्या समझ में आ रहा है, आओ थोड़ा धीरे धीरे समझते हैं। पहले दिमाग में बताओ, बहुत सारे मीडियम हैं, जो बाउंड्री सेपरेट कर रही है वो आपस में पैरेलल है। पहले तो आपने कायदे से आजू बाजू स्नेल लॉ लगाया, आजू बाजू स्नेल लॉ लगाया, फिर आपने देखा ये एक्सप्रेशन इसके बराबर है। अब इसका निचोड़ क्या है, वो निचोड़ को समझें। निचोड़ ये कहता है कि अगर बाउंड्रीज पैरेलल हैं तो आप कहीं भी दो सरफेस के बीच में सीधा क्या लगा सकते हो, मुझे पहले और तीसरे में लगाना है, पहले में लगाइए क्या होगा, μ1 sin I1, सीधा तीसरे में आ जाइए μ3 sin I। नहीं आया समझ, लिखना शुरू कर, एक सवाल करके देखेंगे, मजा आएगा। हाँ, मीडियम पे भी डिपेंड नहीं करता, कोई भी मीडियम हो, तभी तो जो बाउंड्रीज होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, पैरेलल, बस। मीडियम तो अलग अलग ही होगा।
बनाते समय बोलिए बहुत सारे मीडियम हैं, उनकी जो बाउंड्रीज हैं वो आपस में पैरेलल है, हमने बाजू आजू बाजू स्नेल लॉ लगाया, कंक्लूजन क्या निकल के आया कि अगर बाउंड्रीज पैरेलल हैं तो हम किन्हीं भी दो मीडियम के बीच में सीधा सीधा स्नेल लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तीर का निशान जरूर बनाएं, उसके बिना काम नहीं होगा। बढ़ो आगे, एक क्वेश्चन करके देखो तब पता चलेगा। थर्टी डिग्री, बहुत बढ़िया। अब देखो मजे की बात क्या है, ये √3, √5, 2√2, इनका कोई काम नहीं है मेरे बच्चों, इनका कोई यूज नहीं है मेरे बच्चों। क्या सभी जो बाउंड्रीज हैं वो पैरेलल हैं? अगर बाउंड्रीज पैरेलल हैं तो कहीं भी स्नेल लॉ लगाया जा सकता है। कहां कहां लगाओगे बताओ? जिसमें जानकारी पता है और जिसमें जानकारी निकालनी है। ऊपर जानकारी पता है और √2 में निकालनी है, बस इन दो में क्या लगा दो? स्नेल लॉ। वापस सीखो, अगर बाउंड्रीज पैरेलल हैं, हाँ सर बाउंड्री पैरेलल है, तो हमें डायरेक्ट किन्हीं भी दो सरफेस में स्नेल लॉ अप्लाई कर सकते हैं। सीखो कैसे करेंगे, बोलो। ऊपर का म्यू, ऊपर का एंगल, नीचे का म्यू, कौन सा म्यू लेंगे बताओ? √2। क्यों √2 क्यों लिया? क्योंकि भाई ने √2 में ही पूछा है, क्योंकि भाई ने √2 में ही पूछा है। √2 साइन आर, आर नहीं पता, 1 साइन 45,
1/√2। √2 को नीचे भेज दें। बोलिए। बढ़े आगे। लिखे कॉन्सेप्ट। कलर का डिसीजन हमेशा फ्रीक्वेंसी से लिया जाता है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी बदलेगी तभी कलर बदलेगा, अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो कलर सेम रहेगा। अब इसका क्या मतलब है हमारे ऑप्टिक्स में, वो देखिए। लाइट है, ये लाइट किसी सोर्स से आई, सनलाइट होगी, ट्यूबलाइट से आया होगा, टॉर्च, मोबाइल का टॉर्च, किसी का भी प्रकाश है, लाइट आई, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई। बताइए ये टॉर्च का प्रकाश, क्या ये वही प्रकाश है या बदल गया? प्रकाश तो वही है। अगर प्रकाश वही है, अगर प्रकाश वही है तो इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। फ्रीक्वेंसी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। क्या कहना चाहता हूं, जैसे मेरे गले से साउंड वेव निकल रही है, तो इन साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी है, हमारी सबकी आवाज की फ्रीक्वेंसी होती है। हम कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं, हेलो सुनते ही अपना मन खुश हो जाता है, ना अपन ने उसको देखा, ना कभी उससे नाम पता है, और हेलो सुनते ही आप पता लगा देते हो फीमेल वॉइस है। ये भगवान की प्रकृति की देन है। मेल वॉइस भारी होती है, फीमेल वॉइस पतली होती है, हमारी फ्रीक्वेंसी लो होती है, फीमेल की फ्रीक्वेंसी हाई होती है। ये प्रकृति की देन है। फ्रीक्वेंसी से, फ्रीक्वेंसी इज द करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। अगर मेरी आवाज आप सुन रहे हैं, मैं फटा हुआ गाना गा रहा हूं, तो मेरे इन वेव्स को आप पानी में ले जाएं, आप ऑयल में ले जाएं, तब भी मेरी आवाज इतनी ही फटी हुई रहेगी। कारण क्या है, वो कहां से निकली है? मेरे गले से। सोनू निगम, कैलाश खेर, अरिजीत सिंह, सबकी आवाज आप अगर 50-100 इनके गाने सुन लो तो आप आवाज सुन के बता सकते हो अरिजीत सिंह गाना गा रहा है, ये कैलाश खेर की आवाज है, ये सोनू निगम की आवाज है, क्योंकि सभी के गले की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। फ्रीक्वेंसी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। जब तक मेरे गले से आवाज निकल रही है, ये मेरी साउंड वेव्स आप कहीं भी ले जाइए, इनकी फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होगी। फ्रीक्वेंसी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। ये सूर्य का प्रकाश आया, पानी में चला गया, पर है तो अभी भी किसका प्रकाश? सूर्य का। इसका मतलब ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। बताइए फ्रीक्वेंसी चेंज होगी या नहीं होगी? क्यों नहीं होगी बताइए? फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है? सोर्स पर। ये 3 बार नीट परीक्षा में पूछा गया है। रिफ्रैक्शन के दौरान फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। अगर टॉर्च का प्रकाश है तो वही प्रकाश तो पानी में गया है, तो टॉर्च का प्रकाश तो टॉर्च ही रहेगी, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कभी बदलेगी नहीं। दूसरा प्रश्न बड़ा जबरदस्त है, अगर यहां प्रकाश ब्लू कलर का है तो बताइए पानी में जाने के बाद वो कैसा रहेगा?
मजे की बात है, पानी में जाने के बाद भी वो ब्लू ही रहेगा। बच्चा सोचता है अरे यार वेवलेंथ बदल गई, क्वेश्चन में वैल्यू भी दे रखी होती है, परेशान हो जाता है। पहला पॉइंट पढ़ो, कलर का डिसीजन हमेशा, कलर का डिसीजन हमेशा, और अगर फ्रीक्वेंसी वही रही तो कलर भी वही रहेगा। इसका मतलब लाल रंग का प्रकाश पानी में जाने के बाद लाल रंग का ही दिखेगा, ब्लू रंग का प्रकाश ब्लू रंग का ही दिखेगा। वॉट अबाउट स्पीड, स्पीड का क्या होगा, क्या वही रहेगी या बदल जाएगी? सर ये आप कैसी बात करते हो, वही कैसे रहेगी? कल आपने चैप्टर स्टार्ट इसी से किया था। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड, तो स्पीड तो सेम नहीं रहेगी। अब बढ़ेगी या घटेगी वो डिपेंड करेगा कहां से कहां जा रहे हो। मान लो आप रेयर से डेंसर जा रहे हो, आप रेयर से डेंसर जा रहे हो, तो सोचो डेंसर का मतलब म्यू ज्यादा, आप कौन से म्यू में आ गए? ज्यादा म्यू। सोचिए अगर म्यू ज्यादा है तो म्यू बराबर सी बाई वी, स्पीड क्या हो जाएगी? कम। तो जब जब रेयर से डेंसर में जाओगे मेरे बच्चों, स्पीड हमेशा लाइट की क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। व्हाट अबाउट वेवलेंथ, व्हाट अबाउट वेवलेंथ का क्या होगा? अब सर मैं वेवलेंथ का तो मैंने कभी नहीं सोचा, तो एक फॉर्मूला याद करिए, v बराबर होता है एफ लेमडा, न्यू बराबर होता है सी बाय लेमडा। वही फॉर्मूला है, v बराबर एफ लेमडा, जहां पर v क्या बताता है? वेलोसिटी, f क्या बताता है? फ्रीक्वेंसी, लेमडा क्या बताता है? वेवलेंथ। 11वीं क्लास का सवाल है, v बराबर एफ लेमडा। बताइए f बदल रही है या सेम है? तो f पर तो डिपेंडेंसी हट गई, तो v इज प्रोपोर्शनल टू लेमडा। प्रोपोर्शनल का मतलब है जो हाल v का होगा वही हाल लेमडा का होगा। बताइए v का क्या हाल है? v का क्या हाल है? स्पीड कम हो रही है तो वेवलेंथ भी। चार बातें पूछी जाएंगी 2025 में। पानी में जाने के बाद फ्रीक्वेंसी का क्या होगा? वही रहेगी। कलर का क्या होगा? रेयर से डेंसर जाओगे तो स्पीड का क्या होगा? और जो हाल स्पीड का है मेरे दोस्तों, जो हाल स्पीड का है वही हाल वेवलेंथ का होगा। अगर स्पीड डिक्रीज होगी तो वेवलेंथ भी डिक्रीज होगी, क्योंकि v बराबर होता है एफ लेमडा। v इज प्रोपोर्शनल टू जो हाल v का, जो हाल v का वही हाल लेमडा। यस और नो? नोट करिए, सारी बातें लिख लीजिए। मिटाऊं क्या? जल्दी आओ फटाफट।
चार बातों पे फोकस करो, फ्रीक्वेंसी पर, कलर पर, स्पीड पर और वेवलेंथ पर। ईमानदारी से घर पर जाके 2 बार 3 बार कॉपी पढ़ो, रोज पढ़ो कॉपी, स्टार्टिंग फ्रॉम लेक्चर 1। जितनी बार कॉपी पढ़ोगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। फिर हाथ साफ करो ईएलपी 1 पर। 10 सवाल हैं ईएलपी में, करोगे सब बन जाएंगे, कहीं कोई टेंशन नहीं है। बढ़ो क्या आगे, जल्दी आओ, फटाफट 1 मिनट और लो। फ्रीक्वेंसी से, वो फ्रीक्वेंसी के कॉरेस्पॉन्ड आपने क्या निकाल ली, वेवलेंथ। बोलिए क्या ये बात ओके है? तो फाइनल नोट कैसे याद कर सकते हैं? अगर आप रेरर से डेंसर जा रहे हो, इसका मतलब ज्यादा म्यू में जा रहे हो या कम म्यू? ज्यादा म्यू में एंट्री कर रहे हो। छोटी छोटी बातों में फील करो। रेरर से डेंसर मतलब किस में चले गए, डेंसर में चले गए। डेंसर मतलब म्यू ज्यादा। व्हाट अबाउट फ्रीक्वेंसी? व्हाट अबाउट फ्रीक्वेंसी? आंसर है वही रहेगी। व्हाट अबाउट कलर? सेम रहेगा। व्हाट अबाउट स्पीड? स्पीड कम हो जाएगी, रेरर से डेंसर जाने पर स्पीड कम हो जाएगी। व्हाट अबाउट वेवलेंथ? जो हाल स्पीड का वही हाल वेवलेंथ का। छोटे छोटे फॉर्मूले लिखो। म्यू बराबर सी बाय वी, वी बराबर एफ लेम्डा। 5-6 बार लिखोगे, धीरे धीरे वो दिमाग में स्थायी रूप से छप जाएंगे। डर मेहनत करके ही हटेगा, और कोई डर हटाने का जुगाड़ नहीं है। आप सोचोगे कुछ एकदम से नया हो जाएगा और डर हटेगा, नहीं संभव है। डर मिलकर मेहनत कर कर ही हटाया जा सकता है। पढ़ेंगे तो बिल्कुल डर गायब होगा, यकीन मानिए, बढ़िया तैयार होगा। बोलिए बढ़े क्या आगे? चलो आगे लिखो कॉन्सेप्ट। एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करना। एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करना। अब ये क्या मतलब होता है एंगल ऑफ डेविएशन का, वो देखिए। डायग्राम मैंने आपको कहा ये 50 बार बनेगा। ये बाउंड्री है, ऊपर μ1 है, नीचे μ2 है, और ये नॉर्मल है, लाइट आई। अब बहुत छोटी सी बात है, इसमें न्यूमेरिकल कराने वाला हूं, ध्यान से देखिए। क्या लाइट सीधी जाएगी क्या?
क्योंकि मीडियम बदल रहा है तो लाइट अपने पाथ से बेंड हो जाएगी। अगर मीडियम नहीं बदलता तो ये सीधी जाती। ये डॉट डॉट का मतलब है ये इसका ओरिजिनल पाथ है। क्या ऐसे गई क्या? नहीं, अपने पथ से, अपने रास्ते से भटक गई। इस भटकने को ही तो क्या बोलते हैं? डेविएशन। हम बोलते हैं ना डेली लैंग्वेज में, यार अपनी पढ़ाई से डेविएट मत हुआ करो यार, यार अपने गोल से डेविएट मत हुआ करो। ये डेविएट का क्या मतलब है? भटक जाना, विचलित हो जाना। अगर मीडियम नहीं बदलता दोस्तों तो लाइट कैसे जाती? सीधी। ड्यू टू चेंज इन मीडियम लाइट अपने पाथ से डेविएट हो गई। हमें इसी एंगल को फाइंड करना है। अच्छा, ये वाला एंगल कितना है? ये। क्या आपको सारे एंगल समझ में आते हैं? आओ चिल्लाओ। आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन, आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मेरा एम क्या फाइंड करना है? डेल्टा। अब डेल्टा फाइंड करना है, थोड़ी सी मैथ्स लगा लेते हैं। आओ समझ लेते हैं। लाइट आई, ये आई एंगल पर है, नहीं चेंज होता तो सीधी जाती। सोचो ये आई है तो क्या ये भी आई होगा? इसे कहते हैं बच्चों वर्टिकली अपोजिट। देखिए, ये वही दो लाइनें हैं। छोटी छोटी बातों को सीखिए, छठी सातवीं की बात है पर कोई शर्म थोड़ी ना है यार, अपने बच्चे हैं। ये लाइन वही है, ये लाइन वही है, आमने सामने के एंगल, इन्हें कहा जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। सीख लो ना यार, पैसा जमा करा है ना पूरा भाई, तो पूरा सीखना आराम से, दिक्कत क्या है? दो लाइन वही, ये दो लाइन वही, आमने सामने के एंगल, इन्हें क्या कहा जाता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब दिमाग लगाना, दिमाग लगाना। क्या ये लाइन वही है? क्या ये लाइन देख सीधी वही है? क्या ये वाली लाइन वही है? अगर ये आई है तो क्या ये पूरा आई नहीं होगा? सोच के देख। वही दो लाइन है, ये देख पीली वही लाइन, सफेद वही। ये आई है तो ये भी। अब बता ईमानदारी से, डेल्टा प्लस आर इज इक्वल टू, देन व्हाट इज डेल्टा? आई माइनस आर। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। बाद में तो सीधा याद होना चाहिए। व्हाट इज डेल्टा? आई माइनस आर। एक बार समझना जरूरी है। सर एक बार और समझा दो। आजा फिर से देख ले। सर मैथ्स वाली बातें हैं ना, मैथ्स वाली बातें आप खुद 2 से 3 बार समझा दिया करो, हमारी तरफ मत पूछा करो। ये आप लिख लो, मैथ्स वाली बातें 2 3 बार अपने आप समझा दो, क्योंकि आपको पता ही है हमारे मैथ्स के क्या हालत है। ये बात आप अपने दिमाग में रचा लो, बसा लो। जब भी मैथ वाली बातें आए आशीष सर, अपने आप बिना हमारी शक्ल देखे 2 3 बार अपने आप समझा दिया करो। कोई बात नहीं, आजा सीख ले। ये बाउंड्री है, हाँ बोल। ये नॉर्मल, ये लाइट आई, मीडियम चेंज नहीं होता तो सीधी जाती। बता, ये आई है तो ये भी आई होगा। क्यों? इसे बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट। देख, ये सीधी सरल रेखा वही है, ये सीधी सरल रेखा वही है, तो आमने सामने के एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा बराबर होते हैं। बोलो हाँ है। अब लाइट आई और ये अपने पाथ से क्या हो गई? बेंड। ये जितना बेंड हुई उसे ही तो कहते हैं डेल्टा। ये वाला एंगल आर। तो बता आई किससे मिलके बना है? डेल्टा प्लस आर। तो आई बराबर डेल्टा प्लस आर, देन डेल्टा बराबर आई माइनस। आ रहा है मेरे बच्चों? एक बार और समझा दूं क्या? क्लियर हो रहा है? अच्छी बात है, लिख लो डेल्टा बराबर आई माइनस आर। डेंसर से रेयर में जाएंगे तो आई माइनस आर ना होके क्या हो जाएगा? आर माइनस आई हो जाए, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि उस समय आर बड़ा हो जाता है।
लिख लो, फिर एक बार वापस समझ के इसको तैयार कर लेना। घर जाके रफ कॉपी में इसको लिख लिख के तैयार करो। इसको सामाजिक विज्ञान की तरह पन्ने पलटोगे तो नहीं होगा। रफ कॉपी भरो, रफ कॉपी भरोगे तब मजा आएगा। ऐसे बच्चे जिनके 40-40 नंबर आए हैं फिजिक्स में, वो मेहनत करके 160 तक पहुंचे हैं। और एक दो नहीं, सैकड़ों ऐसे एग्जाम्पल हैं। बस आपको रफ कॉपी भरनी है, बार बार चीजों को तैयार करना है। जब तक तैयार करना है जब तक वो एकदम से क्लियर ना हो जाए। मोबाइल हमें अपनी तरफ खींच लेता है, करें क्या, चलो आधे घंटे देख लेते हैं। उस आधे घंटे में 2 घंटे 3 घंटे कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा सा अपने मन को समझाना पड़ेगा भाई, थोड़ा सा कड़क होना पड़ेगा। और ये बात फैक्ट है, 12th क्लास से सिलेक्शन सबसे ज्यादा होते हैं। हमारे खुद के 20 साल का अनुभव है। पिछले साल का मैं आपको लेटेस्ट बता सकता हूं। हमारे अनअकैडमी कोटा ऑफलाइन से 715 हाईएस्ट गए हैं, ऑथेंटिक 715 कोटा ऑफलाइन से। और दोनों 715 नंबर वाले बच्चे 12th क्लास एक्सेल बैच के थे, रेगुलर क्लासरूम। एक था हार्दिक और दूसरा था दयानिधि। दोनों 2 साल उन्होंने यहीं पढ़ाई करी। तो पूरे ड्रॉपर बैच भी चलते हैं, ड्रॉपर बैच से खूब रिजल्ट है। पर मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन और हाईएस्ट नंबर दोनों ही कहां से आते हैं, क्लास 12 से। इसलिए और मेहनत करिए और कोशिश करिए कि हम बहुत अच्छे से फिजिक्स को तैयार कर पाए। चलिए आगे बढ़ें क्या। तो बताइए, एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला I-R। तो यहां कोने में लिख लीजिएगा, जब लाइट रेडर से डेंसर जाए, क्योंकि सोचिए डेंसर से रेडर जाएगी तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो कौन बड़ा हो जाएगा फिर, आर। ये रेडर से डेंसर का है। बढ़े आगे। चलो एक क्वेश्चन लिखो। कर सकते हैं खुद। अब पहली बात,
आपसे पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो ऐसा नहीं है आप सीधा रटा हुआ 3/2 बोल दो, ऐसा मत करना। जब तक ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिया है तब तक हमें उसको यूज नहीं करना। ईएलपी के भी एक सवाल में है, वहां 3 डायग्राम दिए हुए हैं, तो पहला डायग्राम में स्नेल लॉ लगाओगे तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, दूसरे में लगाओगे स्नेल लॉ तो वाटर का आएगा, और फिर तीसरे डायग्राम में स्नेल लॉ लगाओगे तो वहां दोनों की वैल्यू को यूज करना है। ऐसा मत सोचना अरे सर ग्लास का तो आपने बताया था 3/2, भाई रटा हुआ यहाँ का काम में नहीं लेना जब तक अनटिल अनलेस क्वेश्चन में गिवन ना हो। चलिए, किसी को हवा लगी क्या होगा? अरे बहुत आसान। फोटू फोटू बनाओ, ऊपर एयर नीचे ग्लास, कितने डिग्री पर आ रही है? 60 डिग्री पर। अब पता है आर नहीं पता, पर आप आर निकाल सकते हो। डेल्टा बराबर आई माइनस आर, ये हमें याद होना चाहिए। डेल्टा बराबर आई माइनस आर। अब बताओ डेल्टा, एंगल ऑफ डेविएशन कितना है? 15 डिग्री। आई कितना है? 60। तो आर 60 - 15, आर कितना आ गया? 45। और सोचो आर आ गया, अब रियल हीरो कौन है? स्नेल लॉ। स्नेल लॉ लगा दो, तो डेल्टा का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। डेल्टा बराबर आई माइनस आर। अब लगा दो स्नेल लॉ। ऊपर का म्यू, ऊपर का एंगल, नीचे का म्यू, नीचे का एंगल। sin 60 √3/2, sin 45 1/√2, √2 यहाँ भेज दो, √3 इंटू √2/2। ऊपर √2 है नीचे 2 है, तो क्या बचेगा? √3/√2। देखो यही आ रहा है क्या? तो कितना बढ़िया बात है कि कभी कभार एंगल ऑफ डेविएशन दे देता है, तो हमें एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला याद होगा, तभी हम इस सवाल को कर पाएंगे। डेल्टा बराबर आई माइनस आर। बोलिए, क्या ये बात ओके है? एक मिनट का ब्रेक लीजिए, पानी वानी पीजिए, जब तक मैं आपको रिवाइज कराता हूँ सारा, फिर आगे पढ़ेंगे। 1 मिनट का ब्रेक लें, 1 घंटा 9 मिनट हो चुके हैं। पानी पीजिए, 1 मिनट का ब्रेक लीजिए। फिजिक्स में टाइम निकलता ही नहीं है क्लास का, बार बार घड़ी देखनी पड़ती है। केमिस्ट्री बायो में तो कब क्लास का समय निकल जाता है पता ही नहीं चलता। फिजिक्स में तो यूं सांस बढ़ जाती है। क्या कब 1.5 घंटा निकलेगा? चलो, अब फटाफट 1 मिनट का रेस्ट लेंगे। अब सारे पॉइंट्स आप देखो, रिवीजन में कितनी ताकत है। तुम कॉपी नहीं खोलते हो घर जाके, बस ये दिक्कत है। पढ़ोगे तो देखना कि ये सारी बातें तुम 3 मिनट में एकदम ऐसे कहोगे अरे सर सब बातें रिफ्रेश हो गई। देखते जाना। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, नॉर्मल इंसिडेंस। अगर लाइट नॉर्मल के अलोंग आएगी तो बिना मुड़े सीधी चली जाएगी। नॉर्मल के अलोंग आएगी, बिना मुड़े सीधी चली जाएगी। 3 प्रश्न करा दिए थे, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट पर। फिर आगे आए दूसरा कॉन्सेप्ट, मीडियम सेपरेटेड बाय पैरेलल बाउंड्रीज। अगर बहुत सारे मीडियम है और उनके बीच की जो बाउंड्रीज है वो आपस में पैरेलल है, तो कंक्लूजन ये कहता है आप कहीं से भी कहीं स्नेल लॉ लगा सकते हो, बशर्ते बाउंड्रीज कैसी होनी चाहिए? पैरेलल। इस सवाल में देखिए, इस सवाल में √3, √5, 2√2 का कोई मतलब नहीं है। सबसे ऊपर लगाया और सीधा √2 वाले में लगाया, क्योंकि √2 वाले में उसने
पूछा था। कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 3, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी बदलती नहीं है। फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती तो कलर भी नहीं बदलता, क्योंकि कलर का सीधा संबंध किससे है? फ्रीक्वेंसी से। व्हाट अबाउट स्पीड? रेडर से डेंसर जाने पर स्पीड कम हो जाती है, और जो हाल स्पीड का है मेरे दोस्तों, जो हाल स्पीड का है वही हाल वेवलेंथ का है। स्पीड डिक्रीजेस, वेवलेंथ भी डिक्रीजेस। और उसके बाद हमने पढ़ा एंगल ऑफ डेविएशन। डेल्टा का फॉर्मूला होता है आई माइनस आर। 2 मिनट लगे, आप देखिए 2 मिनट के अंदर अंदर आपका पूरा रिवाइज हो गया, जो आपने पिछले 1 घंटे 9 मिनट में पढ़ा था। घर पे आपने इसको 4-5 बार रिवाइज कर लिया, क्वेश्चन कर लिए, भाई नाचने लग जाओगे, नाचने लग जाओगे कि सर 10 दिन में तो ऑप्टिक्स ऐसी तैयार हो गई कि मजा आ रहा है। पर उसके लिए घर पर मेहनत भी करनी पड़ेगी। डायग्राम बनाओ ना, रफ कॉपी भरो, एक एक डायग्राम बना बना के उस बात को समझो, उस बात को याद करो, और फिर सवाल करो। एक से एक आनंद आ जाएगा पढ़ने का। चलो आगे बढ़ते हैं। लिखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। सबसे पहले बात करते हैं इमेज का डिस्कशन। इमेज का डिस्कशन। अब आप 10वीं क्लास में भी ऑप्टिक्स पढ़ के आए हो, आपको वहां भी स्कूल टीचर ने सिखाया था इमेज बनती है, ऑब्जेक्ट होता है, इमेज में भी पंगे होते हैं, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। आज इन सब बातों को अपन को सीखना है, क्योंकि अगले 30 लेक्चर आपका काम साथ देंगे। तो आइए, मैं सब 10th क्लास वाले डायग्राम बना रहा हूं, आप ध्यान से देखना। ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस, ये रखा ऑब्जेक्ट। सब 10th क्लास वाले डायग्राम बना रहा हूं, आप सब सहमत होंगे। ये रे बनाई पहली, ये बनाई दूसरी। जो लेंस से निकलेगी सेंटर से, वो बिना मुड़े सीधी चली जाएगी। ये कन्वर्ज करेगा, जहां दोनों कटेंगे वहां क्या बनेगी? इमेज। ये सब ने बना रखा है, सब 10वीं पढ़े हुए हैं। पर आज मैं कुछ आपको अलग बातें सिखा रहा हूं, वो ध्यान से देखना। इमेज का डिसीजन आप और मैं नहीं करेंगे। इमेज का डिसीजन आप और मैं नहीं करेंगे। इमेज का डिसीजन करेंगी इवेंट के बाद वाली रेस। इवेंट के बाद वाली रेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये आज एक नई परिभाषा सीख के जाइए, आपको अलग ही आनंद देगा। इमेज का निर्णय आप और मैं नहीं लेंगे, कौन लेगा? इवेंट। अब प्रश्न पैदा होता है, यार ये इवेंट क्या है? इवेंट है लेंस में से गुजरना, बोले तो रिफ्रैक्शन होना। एक फिजिक्स का क्या है? इवेंट। मैंने जानबूझकर रेज को हाईलाइट किया है। पता है इन सफेद वाली रेस का नाम क्या है? इंसिडेंट रेस। इन सफेद वाली रेस का नाम क्या है? इंसिडेंट रेस। चलो, तो इमेज का डिस्कशन कौन करेगा? इवेंट के बाद वाली रेस। इसको फोकस करो, आज टूटा फूटा ही समझ में आएगा। 3 दिन बाद इसी बात को फिर समझाऊंगा, फिर 3 दिन बाद और समझाऊंगा, क्योंकि ये 30 दिन में ये बातें इतनी जबरदस्त काम आएंगी। मैंने कहा इन सफेद वाली रेस का नाम पता है क्या है? इंसिडेंट रेस। फिर मैंने इनका जानबूझ के रंग बदला ताकि आपको पता चले ये कौन है? रिफ्रैक्टेड रेस। और ये रिफ्रैक्टेड रेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इमेज की परिभाषा क्या है? इमेज की परिभाषा है रिफ्रैक्टेड रेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन।
इस बात को दिमाग में बैठा लो। इवेंट के बाद वाली रेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या डिसाइड करेगा? इमेज। अब इंपॉर्टेंट सर एक और है, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। 10वीं क्लास आप अलग अलग स्कूलों से अलग अलग टीचर से पढ़ के आए हो, पर सबके दिमाग में यही बैठा हुआ है, रियल का मतलब असली में होती होगी, वर्चुअल का मतलब इमेजनरी, जो दिखाई नहीं देती, जिसको दबाया नहीं जा सकता, वो वर्चुअल होता होगा, रियल मतलब असली। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये मिथ धीरे धीरे दूर करिए और ये दिमाग से सारा कचरा निकाल दीजिए। केवल एक बात पर निर्णय रहिए, इवेंट के बाद वाली रेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या देगा? इमेज। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो दो रेज हैं, ग्रीन वाली, ये कन्वर्जिंग नेचर की है या डाइवर्जिंग है? देखो, आप देखो कैसे हो रही हैं, सिकुड़ रही हैं, सिकुड़ हो रही हैं, इसलिए वास्तव में आगे जाके क्या हो रही हैं? कट रही हैं। इसका मतलब जब जब कन्वर्जिंग कन्वर्जिंग रेस रहेंगी, कन्वर्जिंग रिफ्रैक्टेड रेस रहेंगी, तो बताओ इमेज का नेचर कैसा होगा? रियल या वर्चुअल? रियल इमेज। थोड़ा आया, थोड़ा ऊपर से चला गया, कोई टेंशन मत लीजिए। अगला चित्र आपके सामने ला रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। ये प्लेन मिरर, जो रोज आप नहा धो के बाल बनाते हो प्लेन मिरर के सामने, ये आप ऑब्जेक्ट, ये रेस, आराम से मजे लीजिएगा। ये रेस, पहले इनका नाम बताइए सफेद वाली रेस का। क्यों इंसिडेंट है? क्योंकि ये मिरर पर गिर रही हैं, मिरर पर इंसिडेंट हो रही हैं, दैट्स व्हेन का नाम इंसिडेंट रे। अब यहां होगा इवेंट। सर ये इवेंट क्या होता है? इवेंट होता है ना शादी में, हल्दी सेरेमनी, रिंग सेरेमनी, फिर आपका लेडी संगीत, मेहंदी, ये सब क्या है? इवेंट है, घटना है, और उसके बाद में बड़ा हादसा होता है, शादी। तो पहले वाली सब क्या है? इवेंट्स हैं। उसी तरह यहां इवेंट्स क्या है? यहां इवेंट क्या है? मिरर से टकराकर लौटना। फिजिक्स की भाषा में इवेंट है रिफ्लेक्शन। कोशिश करो बोलने की, रिफ्लेक्शन। अब देखना रिफ्लेक्शन होगा, ध्यान से देखना। ये देख, ये रिफ्लेक्ट हुई, ये रिफ्लेक्ट हुई। कलर क्यों बदला? क्योंकि कलर इसलिए बदला ताकि इनका नाम बदल गया है। बताइए इनका नाम, रिफ्लेक्टेड रेस। अब आता हूं इमेज पर। एक ही बात समझिए, इमेज का डिसीजन ना आप करेंगे ना मैं करूंगा, बात नंबर एक। बात नंबर दो, इमेज का डिसीजन कौन करेगा? इवेंट के बाद वाली रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इवेंट के बाद वाली रेस का कलर सफेद या पीला? अब बताइए, क्या ये आगे जाके कहीं कट रही है क्या? मतलब आगे तो नहीं कट रही, कहां कटेंगी? पीछे। मतलब ये इमेज कहलाएगी। और वास्तव में आपको मिरर के पीछे ही तो इमेज दिखाई देती है जब आप मिरर के सामने खड़े होकर बाल बनाते हो। और मजे की बात बताओ, क्या ये रेस कभी वास्तव में कट रही है? दैट्स वाई ये इमेज वर्चुअल। कैसी इमेज? अब दिमाग से गंदगी हटाते हैं। पहली गंदगी, क्या वर्चुअल इमेज को देखा जा सकता है? आंसर है यस। रोज मिरर में खड़े होके जो बाल बना रहे हो, वो कैसी इमेज देख रहे हो? वर्चुअल। तो दिमाग से ये मिथ हटा दो, वर्चुअल इमेज मतलब इमेजनरी, सपनों में, जिसको दबाया नहीं जा सकता, जिसको पकड़ा नहीं जा सकता, ऐसा कुछ नहीं है। वर्चुअल इमेज क्या को देखा जा सकता है? आंसर है यस। रियल वर्चुअल वो आपने पैरामीटर बना लिए हैं। फिजिक्स तो कितनी आसान है। फिजिक्स ये कहती है इवेंट के बाद वाली रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इमेज कहलाएगा। अगर वो कन्वर्जिंग है तो रियल। अब बताइए ये कैसी है? महसूस करिए, कैसी है? क्या ये फैल रही है? इसका मतलब अगर इवेंट के बाद रेस डाइवर्जिंग नेचर की है मेरे दोस्त, डाइवर्जिंग नेचर की है मेरे दोस्त, तो बताओ इमेज कैसी?
वर्चुअल। कन्वर्जिंग नेचर की होती तो रियल। क्या बात समझ में आ रही है? क्या वर्चुअल इमेज को देखा जा सकता है? क्या वर्चुअल इमेज को फोटोग्राफ किया जा सकता है? क्या एम्स 2005 में प्रश्न आया, क्या वर्चुअल इमेज को फोटोग्राफ किया जा सकता है? आपकी जनरेशन तो बहुत अच्छे से बता सकती है। इंस्टा फेसबुक पे आप देखते हैं, मिरर के सामने खड़े होकर ऐसे फोटो ली जाती। भाई को अपना चेहरा थोड़ी ना दिखाना है, भाई को तो कैमरे का लोगो दिखाना है। वो ऐसे खड़े होकर, आपने देखी नहीं आजकल फोटो, ऐसे खड़े होकर फोटो लेते हैं। आज आप क्या करना, मिरर के सामने खड़े हो जाना, अपने दोस्त को कहना कि भाई कैमरा का मुंह मेरी तरफ नहीं, कहा मिरर की तरफ, और फोटो खींचना। बताओ फोटो आएगी या नहीं आएगी? तो वर्चुअल इमेज को क्या फोटोग्राफ किया जा सकता है? क्या वर्चुअल इमेज को देखा जा सकता है? वर्चुअल इमेज को देखा भी जा सकता है और वर्चुअल इमेज को फोटोग्राफ किया जा सकता है। आज रियल वर्चुअल का गंदगी दिमाग से हटा दीजिए। केवल एक ही बात है, इवेंट के बाद वाली रेस डिसाइड करेंगी इमेज। अगर वो डाइवर्जिंग नेचर है वर्चुअल, अगर वो कन्वर्जिंग है, बोलिए हाँ या ना। जैसे एक प्रश्न और सिखाता हूं, जो मेरा कल का टॉपिक भी है, एपरेंट डेप्थ। हमने 10वीं क्लास में पढ़ा था, एक बीकर में पानी भरा हुआ है और उसमें कॉइन है, और जब आप इसको ऊपर से देखते हो तो आपको कॉइन हल्का सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। याद करिए, घर जाके भी करिएगा, पानी लीजिएगा ग्लास में और कॉइन डाल दीजिएगा, तो कॉइन जितनी गहराई पर उतना नहीं दिखेगा, हल्का सा ऊपर दिखेगा। कभी भरा हुआ स्विमिंग पूल देखिएगा तो आपको लगेगा यार ये स्विमिंग पूल तो बहुत कम गहरा है, ये तो मैं ऐसे ही कर लूंगा। पर जब आप उसको उतरोगे तो उसकी गहराई ज्यादा होगी। कारण क्या है? इल्यूजन की वजह से जो बॉटम होता है वो हल्का सा कहां दिखता है? ऊपर। कॉइन है बीकर के बॉटम में, पर आज घर जाके देखिएगा ये कॉइन नहीं, कॉइन की आपको क्या दिखाई देगी? इमेज। और कहां दिखाई देगा? ऊपर। कारण देखिए, मजा आ जाएगा। ये कॉइन से रे निकली। बताओ इवेंट कहां होगा? इवेंट यहां सरफेस पे होगा। सर ये इवेंट क्या है? सर समझ नहीं पा रहा सर, ये इवेंट आप बार बार बोल रहे हो, ये इवेंट क्या है? ये इवेंट, इवेंट का मतलब है हवा से पानी में जाना इवेंट है, रिफ्रैक्शन। पानी से हवा में जाना इवेंट है, लेंस में से गुजरना इवेंट है, मिरर से टकरा के लौटना भी इवेंट है। ये सब फिजिक्स के क्या है? इवेंट है। अब बताना इवेंट कहां से होगा? पानी से हवा में जाना। सीधी जाएंगी या मुड़ जाएंगी? ये देखो मुड़ गई। अब इनका नाम बताओ, पर्पल वाले का क्या नाम है? क्या रिफ्रैक्टेड रे है? इमेज कौन बनाएगा? आप और मैं? ना आप ना मैं, ना आप ना। रिफ्रैक्टेड रेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। रिफ्रैक्टेड रे का कलर बताओ मेरे बच्चों, रिफ्रैक्टेड रेस का कलर बताओ मेरे बच्चों, पर्पल। और पर्पल का ढूंढो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या ये आगे जाके मिलेंगी? क्या ये आगे जाके मिल रही हैं? क्या इनको कहां बढ़ाऊंगा? पीछे। बताइए, ये इंटरसेक्शन है और यही आपको कॉइन की क्या दिखाई देगी? इमेज। और आप देख सकते हैं कॉइन की इमेज हल्की सी कहां दिखाई दे रही है? और बताइए रियल है या वर्चुअल है? क्यों वर्चुअल है? क्योंकि डाइवर्जिंग है। लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, अगर इवेंट के बाद की रेज अगर डाइवर्जिंग नेचर की होंगी तो कैसी होगी? वर्चुअल। मतलब ये जो मुझे कॉइन दिखाई दे रहा है, ये कैसा है? क्या वर्चुअल इमेज को देखा जा सकता है? यस, वर्चुअल इमेज कैन बी सीन। यस और नो? बना लीजिए, लिखिए। तो इमेज का निर्णय कौन लेगा, आप या मैं? इवेंट के बाद वाली रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लिख लो। क्या वर्चुअल इमेज को देखा जा सकता है? दिमाग से अब वो बात हटा दीजिए, वर्चुअल का मतलब इमेजनरी। क्या वर्चुअल को दबाया जा सकता है? क्या वर्चुअल को पकड़ा जा सकता है? इन बातों को घर पे महसूस करिएगा। वर्चुअल का मतलब सिर्फ ये है, रेस कैसी है? डाइवर्जिंग। रेस कैसी है? डाइवर्जिंग। आफ्टर इवेंट। बना लीजिए।
अगली स्लाइड लगा देना भाई।